हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सीईटी 2017 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशंस। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ए सब्सटेंस ऑफ मास 49.53 ग्राम। सही है। और उसके बाद बोला गया इसने ऑक्यूपाई किया कितना वॉल्यूम 1.5 cm3। आपको पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बैठेंगे उतने नंबर तक हमें इसकी डेंसिटी को लिखना होगा। तो चलिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहां पे हमको मास दे रखा है, कितना है? 49.53 ग्राम। सही है। और वहीं पे वॉल्यूम दे रखा है, कितना है? 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। राइट। तो हमको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है हमको कि किस में बताना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सो एम की वैल्यू पता है हमको 49.53 डिवाइडेड बाई 1.5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 33.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बाई चांस यहाँ पे कोई ऑप्शन इसके जैसा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3.3 में दे रखा है, लेकिन हमें आंसर कितना आ रहा है? 33.02। सो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन था आपके लिए ग्रेस। राइट। सो इट इज ग्रेस क्वेश्चन। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है? कोई कार है जो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, हमने इसको रोका ब्रेक लगा के, तो ये कितने मीटर चल के रुक गई? 40 मीटर। तो इसकी सिचुएशन अगर मैं दिखा दूं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ये कार पहले चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, हमने इसको रोका है तो ये कार रुक गई कितना चलने के बाद? 40 मीटर चलने के बाद। बराबर। नेक्स्ट, अगर यही कार डबल वेलोसिटी से चलती, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड से चलती, इसको अगर हम रोक देते तो ये डिस्टेंस कितना होता, ये आपको बोलना है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक पूरा लॉन्ग प्रोसीजर है, दूसरा वाला शॉर्टकट मेथड है। पहले मैं लॉन्ग प्रोसीजर समझा देता हूं, उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। चलिए देखें, यहां पे ये इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने इसका नाम दिया u। राइट। यहां पे स्टॉप हो गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है तो यस। तो यहां से आपको पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। क्या पता चल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाए ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो टाइम वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो v की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये वाला 0 माइनस u की वैल्यू कितनी? 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 400 विच इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, तो एज इट इज रखते हैं। यस की वैल्यू कितनी है? 40। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये वाला होगा -400 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 80 a। ये वाला 80 इसको काट देगा तो 5 आएगा। तो यहां से a की वैल्यू पता चल गई आपको -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। तो ये आपका u है, ये वाला आपका v है जिसकी वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन आपको पता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यस डैश बोलना है। फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 इक्वल टू 2 इंटू -5 इंटू यस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये -1600 विच इज इक्वल टू -10 यस। ये वाला 10 इसके साथ काट देंगे, माइनस के साथ काट देंगे, तो यस की वैल्यू कितनी आ रही है? 160 मीटर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, जो कि 160 मीटर है। ये हो गया लॉन्ग मेथड, जिसके अंदर हम पहले केस से ए फाइंड करेंगे, फिर दूसरे केस में उस ए को पुट करके यस फाइंड करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? s2 डिवाइडेड बाई s1 इज इक्वल टू u2 डिवाइडेड बाई u1 इसका होल स्क्वायर।
इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम तो आ जाएगा S2 यानी कि S डैश है, नहीं पता है तो एज इट इज रखेंगे। S1 यानी कि कितना है 40, ये वाला 40। देन नेक्स्ट U2 कितना है, U2 इज 40 डिवाइडेड बाई U1 कितना है 20, तो ये वाला 20, इसका स्क्वायर, ये 20 40 को काट दिया कितने से 2 से, तो यहां से S डैश इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर कितना 4, ये वाला 40 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 160 मीटर। देखिए ये आपका ट्रिक है, ये आपका लॉन्ग मेथड है। आई होप कि दोनों भी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे आपको पूछा गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा अगर बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मैं दिखाऊं आपको, राइट, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो उस टाइम पे आपका बॉडी यहां पे है, राइट, बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट में होगी, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी ऐसे में है v, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एक जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज AC। बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस को वर्क करता है और ये अलोंग द टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो उस टाइम में हम इसको 90 डिग्री नहीं कह सकते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ही 90 डिग्री कहलाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू b इक्वल टू 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो यहां पे क्या बोला, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले मैं लिख दूं a वेक्टर कितने के बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 8k, वहीं पे b वेक्टर किसके बराबर है माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फा के, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आगे पीछे कर रखा है, मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि इफ a एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, तो यानी कि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसको इक्वेट टू 0 करना है, राइट। तो मैं अगर यहां से देख लूं तो a डॉट b किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हैं, i को i से मल्टीप्लाई किया जाता है, j को j से, k को k से। तो यहां पे देखिए i को i से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो -4 इंटू 2 -8 बराबर। सेम वैसे ही 4 इंटू 3 12 प्लस अल्फा इंटू 8 अल्फा किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये होगा 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से आप अल्फा को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, यानी कि a और b को अगर परपेंडिकुलर होना है तो अल्फा की जगह पे क्या आना चाहिए -1/2 आना चाहिए। तो देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट वन। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज सस्पेंडेड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट एट रेस्ट इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रीली फॉलिंग, राइट, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज। क्या बोले, देखिए ये कोई लिफ्ट है, ये रेस्ट में है, इससे यहां से हमने स्प्रिंग बांध के ऐसे एक मास लटका के रखा है जिसका वह वैल्यू है 50 kg। कितने kg है 50 kg। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर ये लिफ्ट नीचे गिरे, सही है, तो उस टाइम में स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा ये हमको बोलना है।
अब अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फोर्स आएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी खींचेगा, ऊपर स्प्रिंग खींचेगा, राइट। लेकिन जिस टाइम पे ये लिफ्ट नीचे जा रही है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? g के बराबर। तो यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर है। क्लियर? अब इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस 50 kg को 50 या फिर मैं m बोल के ही सॉल्व कर दूं, इस m मास को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो लिफ्ट है नीचे जा रही है तो ये मास भी नीचे जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूं? नीचे वाला फोर्स बड़ा है क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे mg माइनस ये ऊपर की तरफ खींच रहा है तो माइनस kx बराबर इक्वल टू हाउ मच? ma। a की वैल्यू किसके बराबर है? g के बराबर है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। दोनों साइड के mg हम उड़ा देंगे तो उस टाइम में kx की वैल्यू आएगी 0। यानी कि जो स्प्रिंग में फोर्स आया है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो उस टाइम जो रीडिंग हमें मिलेगी वो भी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए मोटर पंप लिफ्ट 6 टन्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ 25 मीटर टू फर्स्ट फ्लोर ऑफ हाइट 35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन 20 मिनट्स। तो यहां पे आपको क्या बोला गया कि एक कोई मोटर है जो कि पानी को लिफ्ट कर रही है। कितने टन पानी को? 6 टन पानी। यानी कि यहां पे आपको मास दे रखा है 6 टन, यानी कि 6000 kg। इतने मास को लिफ्ट किया जा रहा है। कहां से? ग्राउंड से 25 मीटर नीचे और ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर? 35 मीटर। यानी कि टोटल कितनी हाइट तक चलाना है उसको? 60। यानी कि यहाँ पे टोटल हाइट अगर देखेंगे तो 25 प्लस 35 हाउ मच इट इज? 60 मीटर इसको पानी को ऊपर भेजना है। कितनी देर में? कितनी देर में? 20 मिनट। 20 मिनट को अगर हम सेकेंड में लिखेंगे तो ये होगा 20 इंटू 60। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। आपको पूछा गया कि इसका पावर क्या है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से अगर मैं लिख दूं पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां पे जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पे mgh। क्या बोलेंगे इसको? mgh। ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई बॉडी को अगर हम h हाइट तक पहुंचाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? mgh डिवाइडेड बाई t। कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज अब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए m की वैल्यू कितनी है? 6000 बराबर g की वैल्यू हम मान लेंगे 10 और h की वैल्यू कितनी है हमारे लिए? 60 डिवाइडेड बाई ये वाला 20 और ये वाला 60 टाइम के लिए। सही है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 60 ने इस 60 को काट दिया, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 3000, राइट। सो इट इज 3000 वैट। अगर हम किलो वैट में लिखेंगे तो ये होगा 3 किलो वैट। बताइए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या इसके लिए? हाँ, आपको भी आंसर किलो वैट में ही बोलना है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा वाला सही बैठेगा? ऑप्शन ए। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है two balls are thrown simultaneously in the air. The acceleration of the center of mass of the two balls when in air. हमने क्या किया है? दो बॉल्स है, दोनों बॉल्स को ऐसे ऊपर की तरफ उछाल दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन a के बराबर है या ग्रेविटी के बराबर है। तो हमें बोलना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोई बॉल है 1, ये कोई बॉल है 2, हमने इनको ऊपर की तरफ भेज दिया, तो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 बोलेंगे। इसको जो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, तो हमने बोला a1 इक्वल टू माइनस जी, a2 इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि दोनों को ग्रेविटी का एक्सेलरेशन सेम ही लगेगा। तो उस टाइम आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आप यहां से आप अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम हो तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। ACOM इज इक्वल टू, राइट। मान लीजिए कि ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है? 1 मीटर। या फिर ग्राउंड से मेजर करेंगे इनको, यस, हम यहां ग्राउंड से मेजर करेंगे। इसकी हाइट 1 मीटर बोल के मान लीजिए और इसकी भी हाइट 1 मीटर बोल के मान लीजिए। तो अब अगर आप इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए तो क्या होगा फॉर्मूला? ACOM इज इक्वल टू m1 a1
प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बॉल्स है, दोनों को हमने थ्रो किया है, तो यहाँ पे m1 इंटू माइनस जी प्लस m2 इंटू माइनस जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप माइनस जी कॉमन निकालेंगे तो ऊपर आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू माइनस जी। तो ये कट गया, तो यहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, माइनस जी, यानी कि सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये वाला डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए था आपको। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, अगर दो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है तो उनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी सेम ही आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज इक्वल टू जी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर इक्वल टू, है ना। आपको पूछा गया कि अर्थ के नीचे, सरफेस से नीचे जब हम जाएंगे 1600 किलोमीटर नीचे, तो उस टाइम पे जी की वैल्यू कितनी होगी हमें बोलना है, यानी कि विथ डेप्थ। तो यहाँ पे डेप्थ दे रखा है 1600 किलोमीटर और रेडियस भी दे रखा है 6400 किलोमीटर। आपको जीडी बोलना है, तो जीडी के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, जीडी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए जी की वैल्यू कितनी दी है, कुछ नहीं पता है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेंगे, अगर थोड़ा आंसर ज़्यादा आ जाएगा तो हम कम मान लेंगे, है ना। यहाँ पे 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 1600 डिवाइडेड बाई 6400। आई थिंक ये क्लियर होगा। यहाँ से इसको और इसको काट देंगे तो नीचे आएगा 4, तो 10 इंटू 1 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या इसके नियरेस्ट, तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इसमें पूछा गया है यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन क्या है। यंग्स मॉडुलस जैसे कि हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यंग्स मॉडुलस। देखिए इसमें से कौन सा वाला है, लॉन्गिट्यूडिनल ही क्या होता है, टेंसाइल। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल इक्वल टू टेंसाइल, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑब्वियसली ये तो काम करता है पास्कल्स लॉ पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। सही है, अब बस इनके वैल्यूज रख देंगे तो आ जाएगा। क्यू यानी कि जॉल डिवाइडेड बाई एम यानी कि मास के लिए यूनिट केजी, टी यानी कि टेम्परेचर के लिए यूनिट केल्विन। तो जॉल पर केजी पर केल्विन। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें, जॉल पर केजी पर केल्विन। सो ये ऑप्शन बी के साथ मैच करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर्स द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज लीस्ट। यानी कि इसमें से कौन से वाले टेम्परेचर के लिए एफिशिएंसी कम से कम होगी ये हमें बतानी है,
राइट। तो इसके लिए हमें पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, राइट। तो अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लूँ तो ये होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, राइट। तो इसे अगर हम चेक करें सभी टेम्परेचर्स के लिए तो क्या आएगा, देखिए फॉर ए ईथा इज इक्वल टू T1 माइनस T2, 60 माइनस 40 कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई T1 कितना है इसमें 60, ये वाले T1 वाले टेम्परेचर है और ये वाले T2 वाले, तो यहाँ पे 60, तो इसको अगर यहाँ रख देंगे तो ये और ये कट जाएगा, सो इट इज़ 33.033, राइट, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे वाले का अगर हम चेक करें बी वाले के लिए, ईठा इज इक्वल टू डिफरेंस देखिए 20 डिवाइडेड बाई 40, तो इसका आंसर आएगा 0.5 यानी कि 50% है ये। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो गैप कितना है 20 डिवाइडेड बाई 80, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 यानी कि इसकी एफिशिएंसी 25% है। नेक्स्ट लास्ट वाले को अगर हम चेक करेंगे तो ईठा इज इक्वल टू डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.2 यानी कि इसका 20%। बताइए सबसे कम एफिशिएंसी कौन से वाले केस में आ रहा है, ऑप्शन डी। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, द मीन एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो क्या होगा, है ना। तो मीन एनर्जी मतलब कैसे निकालेंगे, देखिए यस, क्या लिखेंगे इसके लिए, फॉर आइडियल गैस, कैसी होती है गैस, मोनोएटॉमिक। आइडियल गैस कैसी होती है, मोनोएटॉमिक। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल अलॉन्ग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी, है ना। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल along each degree of freedom is half kVt, बराबर। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ केवीटी। बताइए मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3/2 kVt, राइट। सो इस क्वेश्चन के लिए फॉर आइडियल गैस क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/2 kVt। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, राइट। तो आइडियल गैस कौन सी होती है, मोनोएटॉमिक होती है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अलॉन्ग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाफ केवीटी। देन टोटल 3 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो हाफ केवीटी हाफ केवीटी हाफ केवीटी, टोटल कितनी हो जाएगी 3/2 केवीटी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास 2 पेंडुलम्स है ए और बी, राइट। तो इनको हमने ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया साइमल्टेनियसली। देन हमने देखा कि ए कंप्लीट करता है 10 ऑसिलेशंस। ए कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, 10 ऑसिलेशन, कितनी देर में, 20 सेकंड में, राइट। वहीं पे बी कंप्लीट करता है 20 ऑसिलेशन कितनी देर में, 10 सेकंड में। आई थिंक क्लियर। तो आपको पूछा गया कि ए और बी का लेंथ का रेशियो कितना है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे T इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई T, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, T डिवाइडेड बाई n, राइट। टाइम पीरियड जो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन करने से मिल जाता है। तो यहां पे अगर मैं इसको TA फाइंड करूं
तो यहाँ पे TA के लिए कितना सेकेंड लगा है, 20 सेकेंड, डिवाइडेड बाई कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए थे हमने, 10 ऑसिलेशंस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकेंड, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए ए वाले पेंडुलम को लगेंगे 2 सेकेंड। वहीं पे बी वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो TB इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, सॉरी यस, इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड, डिवाइडेड बाई कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, 8। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहां से आपको मिलेगा कितना आएगा, ये 1.25, और इसको ऐसे ही रख देता हूं मैं 5/4 सेकेंड, एज इट इज छोड़ देंगे इसको। अब आपको बोलना है कि लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी का रेशियो क्या होगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए वो है √L डिवाइडेड बाई G, बराबर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो T डायरेक्टली डिपेंड करता है √L पे, TA प्रोपोर्शनल टू √LA, TB प्रोपोर्शनल टू √LB। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उस टाइम आपको मिलेगा TA बाई TB इज इक्वल टू √LA बाई LB, बराबर। अब इन सारे वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। TA की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 आता है, तो यहाँ पे इंटू 4 करेंगे, दिस इज इक्वल टू √LA डिवाइडेड बाई LB, राइट। अगर ये स्क्वायर रूट हटा देंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, LA डिवाइडेड बाई LB। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। अभी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 25, सो इट इज LA डिवाइडेड बाई LB। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन इसके जैसा मैच करता है क्या। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, वेव सेटअप इन ए क्लोज्ड पाइप आर। जैसे कि ये वाला क्लोज्ड पाइप है, राइट। तो इसमें कौन से वाले वेव्स आप सेटअप कर सकते हैं बल्कि पूछा है। तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्स वेव बिल्कुल सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन से वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो वेव आगे जाएगा फिर पलट के वापस आएगा, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन होगा दो वेव्स का, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे। कौन से वेव्स बनेंगे, स्टैंडिंग वेव्स। तो देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू स्पीयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 नैनोकूलम माइनस 8 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। सही है। तो यहां पे आपके पास दो स्पीयर्स है, एक के ऊपर चार्ज है 2 नैनोकूलम, दूसरे पे चार्ज है -8 नैनोकूलम। हमने इन दोनों को कितनी दूरी पे रखा है, d डिस्टेंस पे रखा है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इनको टच कराया, राइट। टच करा के फिर से हमने उनको न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी होनी चाहिए, राइट। जब आप दो चार्जेस को टच कराते हैं, टच करा के सेपरेट करते हैं, अगर स्पीयर्स आइडेंटिकल हैं तो उस टाइम में जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। दोनों केस में फोर्स की वैल्यू सेम आनी है, राइट। फोर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं। मेरे पास दो चार्जेस है, एक 2 नैनोकूलम -8 नैनोकूलम, मैंने इनको d डिस्टेंस पे रखा है। इसमें कुछ फोर्स आ रहा है। अब मैंने क्या किया है कि इन दोनों स्पीयर्स को टच कराया, टच करा के कुछ नए डिस्टेंस पे रख दिया है। अभी भी फोर्स उतना ही लाना है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये पूछा है हमको। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, Q1 की वैल्यू 2 इंटू Q2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर एज इट इज। 10 पावर वाले जो भी है इनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि उस साइड भी पावर सेम आएंगे, वो कट जाएंगे। अगर यहाँ पे आप चार्ज देखेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी है 2, Q2 की वैल्यू -8, दोनों को ऐड करेंगे तो -6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -3 नैनोकूलम, यहाँ पे भी -3 नैनोकूलम। इस साइड जो फोर्स आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका चार्ज। तो यहां से आप लिखेंगे K इंटू 3 डिवाइडेड बाई d डैश स्क्वायर।
बराबर। अब दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आनी है मैग्नीट्यूड वाइज, तो उस टाइम पे दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम। के कितना 2 इंटू 8 16 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू के 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई डी डैश स्क्वायर। के और के काट दिए, वो जो पावर लेते थे वो भी कट जाते थे, तो इसलिए हमने लिया ही नहीं उनको। तो यहाँ से आप इसको इस साइड भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो ये रूट हो जाएगा, तो डी डैश इज इक्वल टू 9 का रूट आएगा 3, डी स्क्वायर का डी और 16 का 4। तो इसका मतलब टच कराने के बाद उनको कितनी दूर रखना चाहिए, 3d/4 दूरी पे, तब जाके पहले जितना फोर्स था बाद में भी उतना ही फोर्स आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 पॉइंट चार्जेस 2q, 2q एंड -4q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर A, B एंड C ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। ABC of side X, the magnitude of the electric dipole moment of this system। तो यहाँ पे एक आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, उसके A कॉर्नर पे हमने कुछ चार्ज रखा, B पे कुछ रखा है, C पे कुछ रखा है, आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा रहा इक्विलैटरल डाइपोल सॉरी ट्राइंगल, ये वाला साइड X, ये वाला भी साइड X, राइट। ये इसको मैंने नाम दिया A और इसको नाम दिया मैंने B और इसको नाम दिया C, राइट। A के पास कितना चार्ज रखूं 2q, B के पास 2q, C के पास -4q, बराबर। तो अब यहां पे दो डाइपोल बनेंगे। इस 4q को मैं ऐसे लिख दूं, इस साइड में -2q और इस साइड में भी -2q, ऐसे लिख देंगे तो -4q भी तो है। अब देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका डाइपोल आएगा इधर, इसको हमने नाम दिया P, और एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनका डाइपोल आएगा इधर, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट हम कितना बोलेंगे P। ये एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, बराबर। तो अभी यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, P रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए वेक्टर का सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। P1 की वैल्यू यहाँ पे P है तो P स्क्वायर, P2 की वैल्यू भी P है तो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P स्क्वायर cos 60। यहाँ से आप P स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए तो ये हो गया 1 + 1 2 प्लस 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 इसके साथ काट दिए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, सो इट इज P√3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब P की वैल्यू कैसे लिखी जाए, पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस, सही है। तो यहां से अगर आप लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये √3 पहले लिख रहा हूं, Q के 2Q इंटू X, बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन बी 2√3QX। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल स्फीयर। कोई न्यूट्रल स्फीयर है उसमें से हमने 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, तो अब उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम और उसका डायमीटर दिया 20 सेंटीमीटर। अभी आपको पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, राइट। तो यहां पे देखिए ये आपका स्फीयर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है पॉजिटिव वाला, वो चार्ज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, राइट। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है N × E। यहां पे N दे रखा है हमको 4 × 10⁻10 इंटू 1.6 10⁻−19। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये होगा 6.4 10⁻−9 कूलम, इतना चार्ज इसके ऊपर है। और इसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन हमें पूछा गया 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी कि आउटसाइड, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, बराबर। तो अब आपको Q पता है, R पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E = KQ/R²।
आई थिंक ये क्लियर है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 6.4 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10 पावर -2 20 इंटू 10 पावर -2 इसका क्या करें स्क्वायर बराबर ये वाला इसके साथ निकाल दिया हमने। तो यहाँ ऊपर बच रहा है 9 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर होगा 400 इंटू 10 पावर -4 बराबर। तो यहाँ से 1 0 2 0 इसमें से निकालेंगे तो -2 क्लियर। तो ये वाला इसको काट देगा तो यहाँ आएगा 1.6 9 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आंसर आएगा 14.4। ये वाला 10 पावर -2 ऊपर लेके जाइए तो ये होगा +2 राइट। तो अभी आप 2 0 शिफ्ट कर सकते हैं तो यहाँ से आएगा 1440 न्यूटन पर कूलम। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है हमारे पास दो चार्जेस है ए और बी। ए की वैल्यू है 3 नैनो कूलम, बी की वैल्यू है 1 नैनो कूलम। पहले इन दोनों के बीच में गैप था 5 सेंटीमीटर। हमने उसके बाद बी को 1 सेंटीमीटर अंदर लाया यानी कि अब गैप कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। हमको पूछा है कि वो 1 सेंटीमीटर चार्ज को अंदर लाने में हमने कितना वर्क किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल कंडीशन ऐसी है 3 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम, दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर राइट। फाइनल कंडीशन कैसी दिख रही है इसकी 3 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम, गैप हो गया 4 सेंटीमीटर राइट। बी को हमने अंदर लिया है। तो अब आपको बताना है वर्क डन कितना है। वर्क डन क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी चाहिए। तो यू इनिशियल इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर राइट। तो k की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर यानी कि 10 पावर -2। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। तो ये वाला +9 ये वाला -9 काट देंगे। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 5 क्लियर। ये वाला -2 इसमें निकाल देंगे तो अभी बचेगा -7। तो ये होगा 10 टू द पावर -7 जॉल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा U फाइनल इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। सो इट इज 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई दूरी 4 इंटू 10 का पावर -2। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए ये वाला 9 इस 9 के साथ उड़ा देंगे। तो 9 इंटू 3 अगेन इट इज 27 इंटू 10 का पावर कितना आएगा माइनस ये वाला इसके साथ निकाल देंगे तो -7 बच रहा है -7 डिवाइडेड बाई हाउ मच 4। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर होता है। सो इट इज 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 का पावर -7 माइनस सॉरी ये 5 नहीं आएगा 4 आएगा। (27/4) फाइनल वैल्यू माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 का पावर -7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा आपको। तो वो कॉमन क्या है 27 इंटू 10 का पावर -7 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 राइट। देखिए तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 27 इंटू 10 का पावर -7। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 आएगा 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 आएगा 20। तो ये वाला अगर आप डिवाइड करेंगे 27 को 20 से तो आंसर आएगा 1.35 10 पावर -7 जॉल। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए। आई थिंक ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और एक की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है। हमने इनको सीरीज में जोड़ रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है 6 वोल्ट। आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है और एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कितनी है राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, इसको आपने बैटरी कनेक्ट कर दी कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की
बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो मैंने बोल दिया इसका पोटेंशियल यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है। अब जैसे कि हम जानते हैं ये जो V1 और V2 है दोनों को ऐड करो तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख दूँ V1 प्लस V2 की वैल्यू किसके बराबर हो, 6 वोल्ट के बराबर हो। आई थिंक ये क्लियर। यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ये आएगा 6 माइनस V2, राइट। चलिए और एक चीज हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का चार्ज कैसा होता है, सेम। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज लिखना चाहूँ तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, राइट। तो दोनों के लिए चार्ज अगर सेम है तो C1 V1 शुड बी इक्वल टू C2 V2, बराबर। V1 की वैल्यू आपको पता है, आप उसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये n नहीं है, V1, बराबर। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो 10 पावर माइनस 6, V1 की वैल्यू है 6 माइनस V2 विच इज इक्वल टू ये वाला। C2 की वैल्यू कितनी है, 4 10 पावर माइनस 6 V2। दोनों साइड के पावर माइनस 6 वाले काट दिए मैंने, यस। तो यहां से अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 12 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 4V2। ये वाला 2V2 उस साइड भेज देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 12 इक्वल टू 6V2। तो यहां से V2 की वैल्यू पता चल गई, किसके बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अगर V2 की वैल्यू यहां पे 2 रख देंगे तो V1 की वैल्यू पता चल जाएगी किसके बराबर, V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। चलिए आपको क्या ढूंढना था, चार्ज ढूंढना है, एनर्जी ढूंढनी है, ढूंढ लेते हैं। तो यहां से Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1 बोल के लिख देंगे। तो C1 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि 8 माइक्रो कूलम। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या 8 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। लेकिन क्या हो अगर एग्जाम में दो में आ जाए 8 माइक्रो कूलम वाला ऑप्शन, तो उस टाइम में आपको एनर्जी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एनर्जी बता दूं, U इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इस कैपेसिटर की एनर्जी और इस कैपेसिटर की एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां से देखिए हाफ C1 की वैल्यू 2, V1 की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाफ C2 की वैल्यू 4 और V2 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4। लास्ट में हम लिखेंगे यूनिट माइक्रोजूल, बराबर, क्योंकि 10 पावर माइनस 6 उधर लिया हमने। ये वाला 2 इसके साथ निकालेंगे, ये वाला इसके साथ निकालेंगे, तो यहाँ पे बच रहा है 16 प्लस 2 इंटू 4 8 विच इज इक्वल टू 24 माइक्रोजूल। देखिए मैच कर रहे हैं क्या ऑप्शन, 8 माइक्रोकूलम 24 माइक्रोजूल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं इजी में आंसर लाने के लिए, कि अगर आपका जो ये दिया हुआ है, सॉरी V1 V2 अगर इजीली फाइंड करना चाहते हो तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। नहीं तो और एक मेथड है आपके पास, आप पहले फाइंड करेंगे CS हाफ, सॉरी फार्मूला क्या होता है CS के लिए, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8/6 माइक्रोफैरेड। Q इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे आप C इंटू V विच इज 8/6 इंटू 6, ये और ये निकाल देंगे तो आंसर आएगा 8 माइक्रोकूलम। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। और अगर आपको U चाहिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/6 इंटू 36, ये वाला इसके साथ निकाल देंगे, ये वाला इसके साथ, तो ये वाला 6 इंटू 4 हो मच 24 माइक्रोजूल। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी होगा और ये वाला आपको V1 V2 फाइंड करने के लिए इजी होगा। आई थिंक ये सॉल्यूशन दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स 1 पिकोफैरेड 2 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। अब देखिए हम जानते हैं कैपेसिटेंस को अगर घटाना है तो उस टाइम हमें इसे सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उस टाइम में उसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लानी चाहिए, तो उसके लिए आप सभी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देंगे। तो देखिए सीरीज में अगर आप जोड़ देंगे 1 2 4, तो CS के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
बराबर। सो इट इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। क्लियर। तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 4/1 4 प्लस 4/2 2 प्लस 4/4 1। तो यहां से आप देखेंगे ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 1/CS। तो CS की वैल्यू क्या होगी 4 डिवाइडेड बाई 7 पिको फैरेड। राइट। है कोई ऑप्शन? तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूछा जाता है कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनानी है तो आप उस टाइम पे सबको पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में जोड़ने से आंसर आ जाता है 7। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका डायामीटर दे रखा है, कितना है 0.2 मिलीमीटर। तो मैं लिख दूं डायामीटर की वैल्यू 0.2 10⁻³ मीटर। आई थिंक ये क्लियर, सॉरी 0.1 है, 0.1। अगर आपको डायमीटर पता है तो आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहां से आप लिखा लेंगे रेडियस जो कि d/2 के बराबर होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। राइट। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, इसमें करंट बह रहा है कितना 90 मिली एम्पियर का करंट बह रहा है। I इज इक्वल टू 90 10⁻³ एम्पियर। आपको पूछा गया है कि करंट डेंसिटी कितनी होगी। सो J इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो J के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है I डिवाइडेड बाई A के बराबर। आई थिंक क्लियर। सो I की वैल्यू आपको पता है 90 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया को कैसे लिखा जाता है πr²। क्या लिखा जाता है πr²। और बोला है हमको कि पाई की वैल्यू कितनी लो 3 लो। राइट, रख देते हैं इसके अंदर वैल्यूज। तो J इज इक्वल टू 90 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 इंटू r² यानी कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मैं एक काम कर दूं, इस 0.1 को ऐसे लिख दूं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴। इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4 10⁻⁸। राइट। अब यहां से देखिए ये वाला 3 ने 90 को काट दिया कितने से 30 से। ये वाला 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 120। ये -8 इसमें से चला जाएगा तो अभी ऊपर कितना बचेगा +2। तो यहां से आपको मिलेगा 120 इंटू 10⁻+2। तो 2 पॉइंट पीछे ले लीजिए 1.2 10⁻⁴ राइट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सॉरी यहां पे मिस्टेक हुआ है, ये होगा 10⁻³ तो ये 8 इसमें से चला जाएगा तो यहां पे बचेगा +5। सो ये वाला जो है पावर +5 राइट। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 10, 2 पॉइंट पीछे लिया तो फिर से 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप्ड इनटू ए कंडक्टिंग वायर मैक्सिमम रेजिस्टेंस द सूटेबल लेंथ एंड डायमीटर आर। तो आपके पास कोई कॉपर का पीस है, आप इसको एक वायर में स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आपको पूछा है कि उसका लेंथ क्या हो और डायमीटर क्या हो। राइट। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं R इज इक्वल टू ρl डिवाइडेड बाई ए बराबर। जहां तक हम जानते हैं एरिया डायरेक्टली डिपेंड करता है डायमीटर पे। राइट, यानी कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा एरिया होगा। राइट। तो यहां पे आपको मैक्सिमम बनाना है। R मैक्सिमम बनाने के लिए लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, वहीं पे एरिया मिनिमम होना चाहिए बराबर। एरिया मिनिमम इंप्लाइज डायमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो लेंथ की वैल्यू बड़ी हो और डायमीटर की वैल्यू छोटी हो। तो देखिए इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। इसमें लेंथ L है, डायमीटर D है, इसमें लेंथ डबल है, डायमीटर D है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है हमारे लिए। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। इसमें लेंथ L/2 है, डायमीटर 2D है, डायमीटर ज्यादा यानी कि एरिया ज्यादा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। तो यहाँ पे लेंथ डायमीटर हाफ हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं आपको पूरे ऑप्शन एक बार चेक करा दूं। तो यहां से अगर आप देखेंगे R1 ρl डिवाइडेड बाई πd²/4, ये 4 को ऊपर ले लीजिए तो ये 4 ρl² डिवाइडेड बाई πd², ये इसका आंसर।
R2 के लिए अगर आप चेक करते हैं तो ये होगा रो लेंथ की वैल्यू 2L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को ऊपर लेंगे तो ये होगा 8 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स दिस वैल्यू है तो इसका रेजिस्टेंस 8 टाइम्स दिस वैल्यू है। चलिए और आगे देखते हैं। R3 के लिए अगर हम चेक करें तो रो लेंथ कितनी है L/2 डिवाइडेड बाई पाई, डायमीटर 2 है तो यहाँ पे 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 काट दिए तो यहाँ से आ रहा है 1/2 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस हाफ हो गया है ना, मतलब वैल्यू और घट गई। नेक्स्ट लास्ट वाले में अगर देखेंगे तो R4 इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो ये 16 ऊपर ले लेंगे तो ये होगा 16 रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन 4। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा वाला ग्राफ ओमिक डिवाइस के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां तक हम जानते हैं वोल्टेज और करंट के लिए जो इक्वेशन होती है ओम्स लॉ में वो होती है V इज इक्वल टू IR फॉर कंडक्टर, राइट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो V का पावर 1 है, I का पावर 1 है, यानी कि ग्राफ आना चाहिए लीनियर। तो लीनियर ग्राफ कौन सा वाला है? ऑप्शन C। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ I, ये वाला I है, राइट, इसकी वैल्यू कितनी है। आप इस क्वेश्चन को इजीली एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए कितना करंट आ रहा है पहले ऑब्जर्व करिए इस लूप के अंदर। इस लूप में इधर से करंट आ रहा है 20 और इधर से आ रहा है 4, यानी कि टोटल इनपुट करंट इज 24। उसमें से 3 एम्पियर अगर चला जाए तो अभी कितना बचा? 21। तो इसका आंसर क्या है? 21 एम्पियर। आप क्या करेंगे? टोटल इनपुट सम करेंगे और उसमें से आउटपुट वाले को माइनस कर देंगे तो जो बच गया वही वाला ऑप्शन रहेगा आपका। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसके पास का आपको पावर बोलना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पूरा सर्किट को रिफॉर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, ये सिंगल वायर से कनेक्टेड है तो इसको भी हमने ए नाम दिया है। ऐसे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे रास्ते में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम अब इस पॉइंट को ए नहीं कह सकते हैं। तो चलिए मैंने इस पॉइंट को नाम दिया बी और ये सेंटर वाले पॉइंट को नाम दिया है सी। जब तक हम किसी रजिस्टर को या फिर किसी एलिमेंट को क्रॉस नहीं करते तब तक वैल्यू हम सेम लिखेंगे, राइट। तो अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं, दिस इज ए, दिस इज बी, कोई सेंटर पॉइंट सी, राइट। ये देखिए ये वाला रजिस्टर 3 ओम वाला किसके बीच में है? ए और सी। कितने ओम? 3 ओम। नेक्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस 6 वाला किसके बीच में है? ए और सी, 6 ओम, राइट। नेक्स्ट ये वाला जो 4 वाला है किसके बीच में है? ए और बी, बराबर। नेक्स्ट ये जो 2 वाला है वो किसके बीच में? बी और सी, 2 ओम। और जो बैटरी लगी हुई है वो किसके बीच में है? ए और बी। इसका वोल्टेज कितना है? 4.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 1। आई होप ये यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आपको पूछा है कि इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। वो पावर ढूंढने के लिए पहले करंट पता करेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है तो यहां पे इनका रेजिस्टेंस आएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2, सो इट इज 6, सॉरी यस। इसका रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 ओम। मतलब इस वाला जो ये लूप है इतने का आंसर कितना है? 2 है। 2 और 2 आपस में कैसे हैं? सीरीज। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा? 4 ओम। ये 4 और ये 4 आपस में पैरेलल है तो इनका आंसर अगर हम सॉल्व करेंगे 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 विच इज इक्वल टू 1 ओम, राइट। तो टोटल सर्किट को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो ये सर्किट अब कुछ ऐसे लग रहा है। ये बैटरी कितने वोल्ट का? 4.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम। ऐसे में रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है? 1 ओम, बराबर।
राइट। पूरे ये ऊपर के जितना भी सर्किट है टोटल आंसर कितना आ गया 1 ओम। अब यहां से अगर आप करंट लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R। E की वैल्यू है 4.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 विच इज 4.5 डिवाइडेड बाई 2 2.25, यानी कि इस सर्किट में जो टोटल करंट बह रहा है वो कितना है 2.25 एम्पियर के बराबर है। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो इस सर्किट में जब आप इतना करंट यहां से बहाएंगे तो यहां पे कुछ वोल्टेज बनेगा V, किसके बराबर 2.25 वोल्ट के बराबर। टोटल कितने वोल्ट है आपके पास 4.5 वोल्ट है, उसमें से 2.25 तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं खाली है, तो बाहर की सर्किट को कितना पोटेंशियल मिल रहा है 2.25, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2.25। ये 6, ये वाला 3, ये वाला 2, इसके अक्रॉस एक बैटरी मान लेंगे जिसका वोल्टेज कितना है 2.25, वोल्ट बराबर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना था 2 है ना, यहां पे सॉल्व किया था हमने 2 और वो भी 2, तो इसका मतलब इसके पास और इसके पास दोनों के पास वोल्टेज सेम आना चाहिए। तो यहां का जो वोल्टेज है 1.125 वोल्ट। इस ये जो लूप है इसके पास का वोल्टेज कितना होगा 1.125, यहां पे भी कितना आएगा 1.125 वोल्ट बराबर। अब आपको 3 का वोल्टेज पता चल गया तो आप इसका पावर लिख सकते हैं। तो पावर के लिए फॉर्मूला होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सो V स्क्वायर इज 1.125 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R की वैल्यू कितनी है 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.75 वैट। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन किलो जूल में दिए हुए हैं, यानी कि एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पावर, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमको एनर्जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए ग्रेस के लिए होगा। सो ये वाला एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए आपके, है ना। सो इट इज़ फॉर ग्रेस। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट विथ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एंड रेजिस्टेंस कॉइल डिप्ड इन वाटर इन द लेफ्ट गैप, द बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड इज L। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज द बैलेंसिंग लेंथ इज। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, कोई मीटर ब्रिज है आपके पास, आपने यहाँ पे एक कॉइल लिया है, इसको आपने वाटर में डिप किया है लेफ्ट गैप में, राइट, और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यहां पे कनेक्ट किया है। क्लियर, ये आपके मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। यहां से आपने इसको बैलेंस किया तो ये वाली जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है ये L है। क्लियर, तो अब इस साइड की जो लेंथ होगी ये होगी 100 माइनस L। आई थिंक ये क्लियर। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं बोल दूं R है, राइट, तो अगर इसको हम देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज है। R बाई L शुड बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। तो यहाँ से अगर हम लिखें R डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। क्लियर, तो यहाँ से अगर आप L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए R इंटू 100 माइनस RL इज इक्वल टू SL। इसको उस साइड लेके जाइए, R इंटू 100 इज इक्वल टू R प्लस S इंटू L। तो यहाँ से L की वैल्यू हो गई R इंटू 100 डिवाइडेड बाई R प्लस S बराबर। अब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइट, तो R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। R की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी,
राइट। तो जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको अगर मैं और थोड़ा अच्छे से लिखूं जिससे आपको समझ में आए तो L इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, R इंटू 100 डिवाइडेड बाई, नीचे से R कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 1 प्लस यस डिवाइडेड बाई R। सही है। तो यहां से ये वाला R इसके साथ निकालेंगे तो L इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यस बाई R। अब देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे R की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि यस बाई आर की वैल्यू कम होगी, यानी कि डिनोमिनेटर नेट में कम हो रहा है, राइट। तो जब डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो L की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें लिख दूं टेम्परेचर इंक्रीज करने से R की वैल्यू इंक्रीज होगी, वहीं पे यस बाई आर की वैल्यू डिक्रीज होगी और 1 प्लस यस बाई आर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से L की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। तो इसका मतलब आंसर मोर देन L आना चाहिए। ये ऑप्शन 1 नहीं है, ये L है, दिस इज L, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए ग्रेटर देन L। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, हमने इनको परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है, राइट, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। आपको बोलना है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा। तो यहां पे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m KE डिवाइडेड बाई QB। आपको रेशियो लिखना है किन पार्टिकल्स के लिए, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल। पहले इनका डाटा लिख लेते हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू Q है, तो ड्यूटेरॉन के लिए भी चार्ज की वैल्यू Q है, अल्फा पार्टिकल के लिए 2Q है, राइट। प्रोटॉन यानी कि H, इसमें एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरॉन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल यानी कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज अगर Q है तो इसमें भी एक ही प्रोटॉन है जिसका चार्ज Q होगा। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है इसलिए चार्ज 2Q होगा। अगर प्रोटॉन का मास m है तो न्यूट्रॉन का भी मास अगर मैं m मान लूं तो p प्लस m क्या हो जाएगा, 2m मास है इसका। इसके लिए कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल, तो इसके लिए 4m बराबर। अब मैं अगर इनका रेशियो लिखूं R p रेशियो RD रेशियो R अल्फा, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रूट 2m KE डिवाइडेड बाई QB, ये प्रोटॉन के लिए हो गया। नेक्स्ट रेशियो रूट 2 इंटू मास कितना है ड्यूट्रॉन के लिए, 2m KE डिवाइडेड बाई QB, रेशियो रूट 2 इंटू 4m KE डिवाइडेड बाई 2Q इंटू B बराबर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो QB ये वाला QB काट दिया मैंने, यहां से m KE निकाल दिया, ये वाला 2 निकाल दिया है, क्लियर। तो अब यहां पे ऊपर कुछ नहीं बच रहा है तो ये हो गया 1 रेशियो, ऊपर 2 बच रहा है तो यहाँ पे रूट 2 रेशियो, ऊपर 4 बच रहा है तो 4 का रूट कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसके साथ निकाल देंगे तो आंसर आएगा 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, राइट। हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जिसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, क्लियर। और उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज में 2950 ओम का, तो तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कितने डिवीजन का, 30 डिवीजन्स, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर दिखा दूं तो ये वाला आपका 0, ये वाला 10, ये वाला 20, ये वाला 30, सेम इस साइड भी होगा। तो ये वाला जो नीडल है यहां से यहां चला गया, राइट। कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन देंगे 30। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। हमने इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रखा है जिसकी वैल्यू है 2950 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है हमने 3 वोल्ट, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं करंट फाइंड करूं तो वो होगा IG जिसकी वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाई R प्लस G। R यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस, G यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप देखेंगे 3 डिवाइडेड बाई R प्लस G, R की वैल्यू कितनी है 2950, उसमें 50 ऐड कर देंगे तो ये होगा 3000। सो इसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। कितनी है 1 मिली एम्पियर। यानी कि 30 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आपको कितने एम्पियर चाहिए 1 मिली एम्पियर।
नेक्स्ट आगे क्या बोला है, अभी मैं इसमें कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दूं जिससे कि इसका डिवीजन कितने दिखाने शुरू कर दें, 20 डिवीजन। जब आप इसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसका करंट जो होगा वो घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पे करंट फॉर 1 डिवीजन कितना होगा पहले देखते हैं इसमें, ये वाले क्वेश्चन में। तो उसे लिखेंगे हम K जो होता है I डिवाइडेड बाई N के बराबर। I की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 30, राइट। नेक्स्ट मेरे को कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन लाना है, 20। तो उसके लिए करंट देखेंगे, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 20 डिवीजन, आई डैश बोलेंगे इसको, जो होगा एक डिफ्लेक्शन के लिए इतना है 1/30, तो इंटू 20 कर देंगे तो ये होगा n इंटू के विच इज इक्वल टू 20 इंटू 1/30 मिली एम्पियर। तो यहां से आ गया 2/3 मिली एम्पियर आई डैश, राइट। अब आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहां से मैंने लिखा आर डैश जिसकी वैल्यू है वी डिवाइडेड बाई आई, वी की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2/3, राइट, 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाइए तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ 9000 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 4500 ओम, राइट। पहले कितने ओम हो रहे थे आपके पास, 3000 ओम हो रहे थे, अब कितने ओम हो रहे हैं 4500, यानी कि एडिशनल कितना जोड़ दिया हमने 1500। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, राइट। आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज 5√5 टाइम्स दैट ऑफ द पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो आपको क्या बोला है, सर्कल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5√5 टाइम्स एक्सिस के किसी पॉइंट के बराबर है। आपको वो उस पॉइंट की दूरी बोलनी है, सेंटर से कितनी दूर है। तो मैं यहां पे लिख दूं बी सेंटर इज इक्वल टू 5√5 टाइम्स बी एक्सिस। बी सेंटर के लिए फॉर्मूला है μ0I डिवाइडेड बाई 2R, राइट। यहां पे अगर देखेंगे तो 5√5 μ0/2 I R² डिवाइडेड बाई R² प्लस x² होल पावर 3/2, राइट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला μ0/2 और ये वाला μ0/2 हमने काट दिया, क्लियर। देन I की वैल्यू यहां से और I की वैल्यू यहां से वो भी काट दिया हमने। तो इस साइड क्या बच रहा है, R बच रहा है। तो आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा R² प्लस x² पावर कितना 3/2। दिस इज इक्वल टू 5√5, राइट, R इंटू R², ये हो गया R³। अभी यहां से 1/2 पावर हटाना चाहते हैं तो रूट लीजिए, सॉरी स्क्वायर करिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा R² प्लस x² होल क्यूब इज इक्वल टू, स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, रूट कट जाएगा तो 5, यानी कि टोटल आएगा 125 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा R⁴। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आप इसका क्यूब रूट लीजिए, क्या लेना है आपको, क्यूब रूट। तो ये होगा R² प्लस x² इज इक्वल टू, क्यूब रूट लेंगे तो 125 का क्यूब रूट आएगा 5 और R⁴ का आएगा R², राइट। तो ये वाला R² उसमें माइनस करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4R², x की वैल्यू यहां से हो गई 2, ये वाला R, 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, तो ये टोटल आंसर आ गया 0.2 मीटर। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई थिंक यहां तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये जो 1 to 30 क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।